ट्रंप के इस एड्रेस टू नेशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या जितना उन्होंने बताया और जो नहीं बताया, क्या जो नहीं बताया उस पर बात करना जरूरी है? बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, न्यूक्लियर अटैक को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मेरे को लगता है मार्केट्स ने भी डाइजेस्ट कर लिया है कि अब ट्रंप का कहना ना कहना कुछ खास मायने नहीं रखता, क्योंकि लोग अब एक्शन के ऊपर आ गए हैं। वो बात कर रहे थे वियतनाम की, वो बात कर रहे थे इराक वॉर की, बता रहे थे कि इतने साल वो चली, 8 साल इराक की वॉर चली, यहाँ तो भी एक ही महीना हुआ है। 1973 में आपने उसी तरह से यू टू जस्ट रन आउट ऑफ वियतनाम। कंबोडिया की फ्लाइट थी, एम्बेसडर बैठा, ईरान की रजीम चेंज की नहीं, हम फिर यूएस की रजीम चेंज की बात करते हैं अगर बॉडी बैग्स आने शुरू होते हैं। फिर उसके बाद वो आप अफगान सिचुएशन करें, कुछ भी करें, क्योंकि उसमें ट्रंप की पॉलिटिकल सर्वाइवल रहेगी कि इनकी रजामंदी से हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अभी सिचुएशन एक महीने के बाद ऐसी है कि ईरान इज डिसाइडिंग? ऑफ कोर्स जंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितना आप एम्युनिशन जो है, वेपन्स जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो 6 बैटरी साल की प्रोड्यूस करता है और 600 मिसाइल सिर्फ साल की प्रोड्यूस कर सकता है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है। अमेरिका इज गेटिंग एक्सपोज ऑन दैट। ये अलग तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर है। इट्स अ वेरी हाइब्रिड वॉर। अब ये 21st सेंचुरी की एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर है कि ईरान के पास तरकश में और कितने तीर बाकी हैं। आइडियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन और मिलिट्री प्रिपरेशन है। हाउ कैन यू डिफीट देम? एंड आई एम 100% श्योर इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लेकिन बॉम्ब नहीं है। अपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड या इस तरह का काम ये रशिया कर सकता है, ये चाइना नहीं करेगा। चाइना बैकअप कर सकता है रशिया को। तो एक जो तरकश में तीर है वो डिसेंट्रलाइजेशन प्लांट्स का है। और जब हम न्यूक्लियर अटैक की बात करें, जाहिर सी बात है कि वो आखिरी स्टेप होगा। लेकिन अगर मोहम्मद सफ़ा जैसे जो कि यूएन में काम कर रहे हैं डिप्लोमेट, अगर वो रिजाइन करें। ईरान भी बड़ा प्राउड कंट्री है, दे विल नॉट से कि भी आप हमें प्रोटेक्शन दो। आदाब, नाउज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को यानी कि अपने देश को खिताब उन्होंने किया और इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी कि इस जंग के बीच में पहली बार जब वो देश को खिताब करने जा रहे हैं तो आखिर क्या स्पेशल और क्या डिफरेंट वो कहने जा रहे हैं। लेकिन वही नाउम्मीदी हाथ लगी और जो ट्रंप ने कहा वो उन्हीं तमाम बातों को उन्होंने रिपीट किया जो अब तक वो कहते आ रहे थे। उन्होंने वही बातें कही कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, आर्मी खत्म हो गई है, हमारा जो पर्पस थे वो ऑलमोस्ट हमने वहां पर हासिल कर लिए हैं। उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कि हम इसको लेकर इस सब में अब नहीं फंसना चाहते हैं, जिसके इंटरेस्ट हैं वो हॉर्मुज को खुलवाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर नेगोशिएशन की टेबल पर ईरान नहीं आता है तो 2-3 हफ्ते के अंदर वो बड़ा हमला करेंगे। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद बाजार भी ये उम्मीद कर रहा था, अमेरिका के लोग भी ये उम्मीद कर रहे थे और दुनिया भी ये उम्मीद कर रही थी कि 19 मिनट का जो उन्होंने देश के नाम अपना संबोधन किया उसमें वो कुछ अलग कहेंगे, कुछ स्पेशल कहेंगे, कुछ ऐसी बात कहेंगे या तो जंग को बंद करने की हो या फिर हमें लगे कि जंग की इंटेंसिटी और बढ़ने जा रही है। एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही उसमें वो ये कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेंगे अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानता है या फिर नेगोशिएशन के लिए आगे नहीं बढ़ता है। बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, न्यूक्लियर अटैक को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जाहिर सी बात है ये बातें डायरेक्टली जब वो देश के नाम संबोधन कर रहे हैं तब वो नहीं कहेंगे। ऑयल गैस के प्राइस, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, इस सब पर भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे पहले जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के नाम संबोधन किया तो उन्होंने इन तमाम बातों को रखा। उन्होंने ये कहा कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में देश जो है जिस मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है उसमें एक कंट्री के हेड के तौर पर वो क्या करने जा रहे हैं, वो आगे किस तरह के मेजर्स लेने जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने तो ये भी नहीं कहा और वही बातें जो लगातार वो कहते आ रहे हैं कि ही हैज वन द वॉर और अब कुछ नहीं बचा है, वही तमाम बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि यहां से ये वॉर कहां जाती हुई नजर आ रही है। 2-3 हफ्ते में बड़ा हमला, इसका क्या मतलब है? क्या वॉर की इंटेंसिटी बढ़ने जा रही है? जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने अपने मकसद हासिल कर लिए हैं तो क्या मकसद थे जिनको वो हासिल करने की बात कर रहे हैं? रिजीम चेंज अब उनका मकसद नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है कि वो हो चुकी है। तो क्या जो अब रिजीम है उससे वो खुश हैं?
इतनी अजीब सी बात है कि समझ नहीं आता है कि इन तमाम चीज़ों को मेंशन भी किया जाए या नहीं किया जाए। अब आगे वॉर के किस तरह से आयाम क्या होंगे, ईरान इसको किस तरह से देख रहा है, तेहरान का रिएक्शन क्या होने जा रहा है, इस सब पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे साथ अतुल अनेजा जी हैं। अतुल जी सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं और पिछले लगभग 2 दशक से उन्होंने अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन फ्रॉम काबुल टू कायरो, बैरूत टू तेहरान, उन्होंने ये सब कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो कवर किए हैं और 6 साल तक वो चाइना में भी रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट पर उनसे बेहतर बात करने के लिए और कोई नहीं हो सकता था। तो इसीलिए आज मैंने उन्हें इन्वाइट किया है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू नाउज नेटवर्क। थैंक यू सो मच बुशरा जी, इट्स अ रियल प्लेजर। अतुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि ट्रम्प के इस एड्रेस टू नेशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या जितना उन्होंने बताया और जो नहीं बताया, क्या जो नहीं बताया उस पर बात करना जरूरी है या फिर जो बताया है वो भी आपको लगता है कि बहुत क्रिटिकल है? देखिए, वो जो ट्रम्प का आज का जो भाषण था, या जो भी कहें उसको, मैं तो एक रैम्बलिंग स्पीच कहूँगा, उसमें नया कुछ नहीं है। तो इसलिए उसमें से कुछ डिराइव करना, डायरेक्शनली डिराइव करना, मुझे नहीं लगता कुछ उसमें है। उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली जो मार्केट्स ने रिस्पॉन्ड किया है, जैसे ऑयल प्राइसेस इमीडिएटली शूट अप की हैं। तो अब मार्केट्स यूजुअली पहले जो अपने इनकी तकरीर होती थी तो उससे मार्केट्स का एक पीछे रहता था, एक बैकग्राउंड में, कि यू हैव टू काम द मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस कम रहे। मेरे को लगता है मार्केट्स ने भी डाइजेस्ट कर लिया है कि अब ट्रम्प का कहना ना कहना कुछ खास मायने नहीं रखता, क्योंकि लोग अब एक्शन के ऊपर आ गए हैं कि कॉन्क्रीट एक्शन क्या है वो बताइए, बातें बहुत हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता ये हमें इसको बहुत ही कोई इंसाइटफुल किस्म का ये कोई एड्रेस रहा है, और स्थिति वही है, उसी तरह से फंसे हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प। आई डोंट थिंक ही होल्ड्स द कार्ड्स। वो कार्ड्स जो हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो ईरान के पास हैं। और एक डेस्परेशन की फिर से अपील थी कि भाई बाकी के जो नेटो देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, वो फिर मिलके उसको खोलें। वही कि मैं तो अब जा रहा हूँ यहाँ छोड़ के, लेकिन फिर भी मैं वापस आ सकता हूँ। वो कॉन्ट्राडिक्शंस वैसी की वैसी ही रही हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में कोई बात नहीं कही गई, तो स्टेटस को वहाँ भी फ्रोज़न है। और मुझे लगता है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि ऑप्शन नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड की, और क्यों नहीं है उसकी हम एनालाइज कर सकते हैं। और एक तो ये है अतुल जी कि जो ट्रम्प कह रहे हैं, वो जो आके देश को बोल रहे हैं, जो उन्होंने एड्रेस किया, एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि ट्रम्प एक डेस्परेट इनको अटेम्प्ट नजर आता है कि वो इस जंग से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं। कभी 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, फिर 5 दिन का देते हैं, फिर 10 दिन का देते हैं, अब 2-3 हफ्ते में बड़े हमले की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में वो जो कह रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, या अगर वो बाहर भी निकलना चाहें तो इट्स नॉट इन हिज कंट्रोल एनी मोर नाउ, या शुरू से ही नहीं था? और ये सब कुछ ड्राइव किया जा रहा है, जो ज्यूज लॉबी है, जो नेतन्याहू हैं, अगर वो चाहें भी तो नहीं निकल सकते हैं जब तक ज्यूज लॉबी ना चाहे। बिल्कुल, क्योंकि ये हमको 2 थिएटर्स में बात करने की ज़रूरत है। एक तो अमेरिकन थिएटर है और एक जो है इजराइल का थिएटर है। अब जब तक दोनों में सहमति नहीं होगी कोई कॉन्क्रीट स्टेप हो नहीं सकता। उसका कारण आपने बिल्कुल कह दिया है कि जो जूइश लॉबी या इजरायली लॉबी जो यूएस में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको आप डिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में फंडिंग जो होती है वहाँ पर इलेक्शंस में, उसका, और मीडिया जो है हर फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में, वॉल स्ट्रीट में, वो जो जूइश लॉबी की पकड़ बहुत मजबूत है। तो आप अगर उसको डिफाई करते हैं तो फिर आपकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, देन इट इज़ पॉलिटिकल सुसाइड। तो दोनों की रजामंदी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और वो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इजराइल के जो खास करके उसके इंटरेस्ट है या जिसकी वजह से ये जंग छिड़ी है वो पूरे हुए हैं। ईरान के पास मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है, 2000 किलोमीटर्स की मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो एनरिचमेंट का वैसे बरकरार है। तो एक तरह से उनके इंटरेस्ट तो कोई इस वक्त पूरे नहीं हुए, तो अगर आप इस इंटरेस्ट पूरे नहीं हुए तो आप छोड़ के कैसे जा सकते हैं। दूसरी बात एक और है कि अगर
ट्रम्प साहब सोचते हैं भी मैं एग्जिट रैंप लेता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, जैसे अफगानिस्तान में किया था 2021 में कि आपने रातों रात बंद किया, बोरी बिस्तरा बांधा और निकल गए। उससे एक तो आपकी इजरायली लॉबी पर्सनल पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल होगी, आपकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी रीजन में, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो आप पीछे किसको छोड़ के जा रहे हैं, जो गल्फ के खाड़ी के देश हैं। सो फॉर द फ्यूचर यू आर बर्निंग योर ब्रिजेस, और एक तरह से जो वैक्यूम क्रिएट होगी कौन फिल करेगा? एक बड़ी वैक्यूम है, अगर ईरान उसमें फिल करता है उस वैक्यूम को, क्योंकि एक तरह से ईरान को स्ट्रेंथन करने वाली बात हुई अगर आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, तो विल यू एक्सेप्ट इट कि एक नई शक्ति वहाँ से आएगी? वैक्यूम फिल करने के लिए चाइनीज़ भी आएंगे, रशियंस भी आएंगे, इट्स ए फ्री फॉर ऑल आफ्टर दैट। आपकी फंडिंग जो होगी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में वो पेट्रो डॉलर्स में होती है। अगर ये सिस्टम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब डॉलर्स की पेमेंट की जगह युआन में चले गए या किसी और करेंसी में, पेट्रो डॉलर्स आपके पास नहीं होंगे। पेट्रो डॉलर्स नहीं होंगे तो आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो फंडिंग करते हैं एआई कंपनीज की, या डेट सर्विसिंग जो करता है यूएस, वो पेट्रो डॉलर से आती है। अगर पेट्रो डॉलर्स की पाइपलाइन किसी तरह से डिस्टर्ब होती है, देन इट इज़ डॉलर कलैप्स, और डेट सर्विसिंग आप नहीं कर सकते तो आपकी मार्केट में यू आर गॉन, बेसिकली इकोनॉमिक कलैप्स की तरफ फिर हम जाते हैं। तो इस तरह से आप सबको नाराज करके निकल नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है इस वक्त ट्रम्प साहब के बाद। तो देयर ऑल बैड ऑप्शंस। हाँ, आपको लग रहा है कि उन ऐसे जाल में फंस गए हैं वो कि अब उससे निकलना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे अगर आपने इस स्पीच में देखा हो, वो बात कर रहे थे वियतनाम की, वो बात कर रहे थे इराक वॉर की, बता रहे थे कि इतने साल वो चली, 8 साल इराक की वॉर चली, यहाँ तो भी 1 ही महीना हुआ है। सो इज ही इंडिकेटिंग दैट दिस वॉर कैन गो फॉर ईयर्स? और क्या जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, उनको ये लग रहा है कि ये महीनों में तो खत्म होने नहीं जा रही है? देखिए, ये एक सिग्नल आप कह सकते हैं कि भी लॉन्ग ड्रॉन वॉर हो सकती है। अब लॉन्ग ड्रॉन का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी बूट्स ऑन द ग्राउंड आपको लाने पड़ेंगे। वियतनाम की अगर बात करें तो दैट वाज अ जंगल्स के अंदर वॉर हुई है, मिलियंस डाइड। उसके बाद फाइनली 1973 में आपने उसी तरह से यू टू जस्ट रन आउट ऑफ वियतनाम। कंबोडिया की फ्लाइट थी, एम्बेसडर बैठा, वो अभी भी हम अगर 70s के विजुअल्स देखें तो बड़े कमाल के हैं वो वियतनाम वॉर के। तो आप अभी बूट्स ऑन द ग्राउंड लाएंगे, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें दोनों में तो इट्स अ लॉन्ग फाइट। बूट्स ऑन द ग्राउंड आप लैंड जैसे ही करते हैं, बीच लैंडिंग्स करते हैं, ईरानियन तैयार हैं। जैसे हम देखें खार्ग आइलैंड के ऊपर आइलैंड है, उसके पीछे जैग्रोस माउंटेन्स हैं जहाँ ईरानियंस डग इन है। आप स्लोली, मैंने बीच लैंडिंग्स देखी हुई हैं, वो बहुत ही स्लोली उनकी एक्सरसाइज देखी है, हकीकत में नहीं, कि बहुत स्लोली वो एम्फीबियस बोट्स आती हैं, उसके बाद उतरते हैं सोल्जर्स, फिर बीच का कब्जा करते हैं। बट टिल दैट टाइम, जब तक वो पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं करते, दे आर सिटिंग डक्स, ईरानियंस आर वेटिंग। तो बीच लैंडिंग अब वैसे नहीं कर सकते। दूसरा है एयर ड्रॉपिंग करेंगे, हेलीकॉप्टर से करेंगे। छोटा एरिया है, आप प्लेन्स के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर आप इट कैन बी सो एक्यूरेट। हेलीकॉप्टर स्लो मूविंग है, जो एंटी एयरक्राफ्ट इनके पास है, रशियन से सप्लाई की हुई है, इग्ला वगैरह, शोल्डर फाइट, सब कुछ है। सो दैट यू विल नॉट बी एबल टू स्कीट। बॉडी बैग्स जाएंगे। इमेजिन ए सिचुएशन कि अगर आप कोशिश करते हैं, बॉडी बैग्स जाते हैं यूएस, इतनी ऑलरेडी एंटी वॉर सेंटिमेंट्स है, वहाँ तो बवाल मच जाएगा। बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था कि फिर हम बात करते हैं ईरान की रेजिम चेंज की नहीं, हम फिर यूएस की रेजिम चेंज की बात करते हैं अगर बॉडी बैग्स जाने शुरू होते हैं। सो दैट ऑप्शन ही डज नॉट हैव। ही मे टॉक अबाउट वियतनाम, लेकिन वो ऑप्शन कहाँ है हकीकत में? प्रैक्टिकली अब कैसे करोगे उसको? तो वो मिलिट्री ऑप्शन भी नहीं है। तो फाइनली ही हैज़ टू डिसाइड। डिसीजन एक तरह से हो सकता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड के 2 एलिमेंट हो सकते हैं। एक दूसरा फ्रंट खोलें या दूसरा चैनल खोलें। आफ्टर ऑल सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है। विल यू ट्राई एंड गेट पाकिस्तानीज, क्योंकि बॉर्डर लगता है, जाहिदान की तरफ आप आ सकते हैं। क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगा? अगर पाकिस्तान आर्मी की ही कॉम्पोजिशन, जो जितना मैं पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गेट ड्रॉन इनटू दिस। लेकिन अगर करते भी हैं, कॉम्पोजिशन देखें पाकिस्तान आर्मी की, 30% शियाज हैं वहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर, 30% आपके ये गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह सारा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री इज ऑल शिया। यू आर थ्रेटनिंग ए रिवोल्ट इनसाइड पाकिस्तान। वो अगर बात नहीं उनकी आपकी माने तो वो ऑप्शन भी मुझे उसमें भी लगता है कि वो पाकिस्तान ऑप्शन जो है वो भी बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए कोई एक्चुअली हकीकत में वायबल नहीं हो सकती। सो यू आर एक्चुअली कॉट।
इनका तरीका सब है, जब हम ओरिजिनल बात पे आते हैं, जब इजराइल में मंशा चेंज हो, बिकॉज इजराइल इज़ अ स्मॉल कंट्री। आप कल देखें 200 के करीब मिसाइल्स दागी गई हैं, इट्स अ स्मॉल एरिया, इजराइल का टेरिटरी इतना कम है। अगर वहाँ पर विल होती है यार, ओके वी कांट टेक इट एनी मोर, और फिर सहमति बनती है, देन वी कैन थिंक ऑफ ए ऑफ रैप। सो द बॉल इज रियली इन इजराइल्स कोर्ट अगर इसको ख़त्म करना है। और इजराइल के अंदर अगर आप देखें डिपेंडेंसी, उनके पास कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स नहीं है। चेहान पाइपलाइन एक आ रही है, ऑयल पाइपलाइन, अगर उस पर अटैक होता है, दे आर, उनका एनर्जी सिक्योरिटी इज फिनिश्ड। अभी रिफाइनरी दूसरी हाइफा पे है, हाइफा पे ऑलरेडी 2 अटैक्स ईरान के हो सकते हैं, आगे निकल रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं उसके। सो समवेयर इजराइल में हैव टू गिव वे एंड बाई टाइम। उनकी लेबनान में जो वॉर हो रही है, दैट्स ऑल्सो नॉट गोइंग वेल, वहाँ से भी बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए हैं। तो ऑलरेडी एक साइकिल इजराइल के अंदर भी आ रहा है कि मे बी वी शुड रीथिंक। अगर प्रेशर नेतन्याहू पे आता है और इजराइल भी समझता है वी नीड एटलीस्ट ए पॉज कुछ देर के लिए कि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड देन अमेरिका और इजराइल मिलके फिर उसके बाद वो आप अफगान सिचुएशन करें, कुछ भी करें, क्योंकि उसमें ट्रम्प की पॉलिटिकल सर्वाइवल रहेगी कि इनकी रजामंदी से हो रहा है इजराइलीज की। तो मुझे वही लगता है कि वो थिएटर सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आपने जो एनालिसिस यहाँ पर किया है वो आई एम श्योर कि जो ऑडियंस है उसको खासा पसंद आएगा, क्योंकि ये एस्पेक्ट जो है वो अभी बहुत कम बाहर निकल कर आया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता, हम अमेरिका और इजराइल की बात करते हैं कि दे विल बी द वन हु विल डिसाइड वेदर दे विल कम आउट फ्रॉम दिस वॉर और नॉट, क्या आपको नहीं लगता कि अभी सिचुएशन 1 महीने के बाद ऐसी है कि ईरान इज डिसाइडिंग? क्योंकि अगर आज ईरान ये तय कर ले कि ठीक है, वी विल सिट ऑन द टेबल ऑफ द नेगोशिएशन, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, चलिए हम आ जाते हैं, हम आपकी कुछ शर्तें आप हमारी मानिए, कुछ हम आपकी मानते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि वॉर बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट इसमें टर्न आ जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी वॉर आगे चलेगी, नहीं चलेगी? ईरान इज ड्राइविंग ऑल ऑफ दैट। एब्सोल्युटली, ऑल इस वक्त ईरान का पलड़ा बिल्कुल भारी है। अब लेकिन हम इसको आगे की प्रोजेक्शन देखें। अब गेम क्या चल रही है, ईरान मिसाइल्स फायर कर रहा है गल्फ के बेसिस पे और इजराइल के ऊपर। अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास लेयर्ड एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस हैं, उसमें आपका आयरन डोम सिस्टम है, एरो सिस्टम है, और फिर थर्ड जो अमेरिकन सिस्टम है। अगर आप इस पे देखें कि इनकी प्रोटेक्शन कैपेसिटी क्या है, भाई आपके पास कुछ रिजर्व्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, उनका एक ड्रोन आता है, आपको फायर करने पड़ रहे हैं ये, राइट? ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इक्विपमेंट है, लेकिन टोटल आपकी कैपेसिटी जो है, मैसाचुसेट्स में प्लांट है, जैसे पेट्रियट की बात करें, वो 6 बैटरी साल की प्रोड्यूस करता है और 600 मिसाइल सिर्फ साल की प्रोड्यूस कर सकता है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है, अमेरिका इज गेटिंग एक्सपोज ऑन दैट। अब बात करते हैं कंपैरिजन में। ईरान के पास अगर अपने स्टॉक्स हैं अगले 2-3 महीने जैसे चलाने के लिए, वो अंडरग्राउंड है, पूरी तरह से तैयार किए हुए उन्होंने, और वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं या नहीं होंगे, तब ईरान विल एक्सपोज। तो अभी तो कार्ड्स डोमिनेंस ईरान की है, लेकिन हम अगला सवाल पे आते हैं, कब तक रहेगी वो गेम? इस पे आती है कि बैलेंस ऑफ मिसाइल्स किसके पास, लास्टिंग पावर किसके पास ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है पॉलिटिकल विल का, जो अभी एक इम्पॉन्डरेबल है। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ईरान, हालांकि वो फायर करी जा रहा है, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि उसके एग्जॉस्ट हो रही है मिसाइल्स, बट फॉर हाउ लॉन्ग कैन ही प्रोलॉन्ग? 2 महीना 3 उतने हैं रिजर्व। अगर रिजर्व्स के अलावा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, अंडरग्राउंड आपके पास फैक्ट्रीज हैं जो चल रही हैं जिसको रिप्लेस करेंगे, आपके पास रॉ मटेरियल उतना है, वो डिटेल हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि इनके पास मिसाइल्स रहेंगी आगे अगले लेट्स से 2 मंथ्स के लिए, फिर तो दे आर कम्प्लीटली इन द ड्राइवर सीट। वो एक कैविएट में ऐड करना चाहता हूँ कि डोमिनेंस है ईरान की इस वक्त, कंपैरिजन होगा दोनों के बीच में। आप कोरिया से ला रहे हैं पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह इस थिएटर में, यूक्रेन से ला रहे हैं, सो यू आर इन ट्रबल, दैट इज अमेरिकन आर इन ट्रबल। वो क्लियर है, और उनकी प्रोटेक्शन कैपेसिटी में पता है। जो इम्पॉन्डरेबल हमारे पास नहीं है, ईरान की कैपेसिटी की। एक बार वो हम एक्सपर्ट से बात करें, उन्होंने ये कहा कि ऑफ कोर्स जंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितना आप एमिनेशन जो है, वेपन्स जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये तो साफ तौर पर लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की बात करें तो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड है।
क्योंकि यूक्रेन में भी जिस तरह से वहाँ पर हेल्प हो रही थी, और इसके अलावा लेबनान और फिर उसके बाद गाज़ा, यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग फ्रंट्स जो खोले हुए हैं इसराइल ने, तो ईरान क्योंकि इस वॉर में फ्रेश है, 12 दिन की जंग हुई, उसने उससे बहुत कुछ सीखा और उसके बाद और अपने आप को तैयार किया, बिकॉज ईरान न्यू कि ये दे आर गोइंग टू कम बैक एंड कम बैक विद मोर पावर। और लोगों का वहाँ ये कहना है, ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं दे सेइंग कि हाथों हाथ जो है वो प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि वो तैयार कर रहे हैं अपने आप को सालों की जंग के लिए। क्या डू यू बाय दिस कि आपको लगता है कि ईरान ने 40 साल जो अपने आप को तैयार किया, एक तो उनके पास अभी स्टॉक मौजूद है, मे बी फॉर फ्यू मंथ्स, मे बी फॉर अ ईयर, और आगे वो साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बिकॉज एक्सपर्ट्स फ्रॉम ईरान आर सेइंग द सेम। देखिए, एक वो सिनेरियो है, एक अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी हिट नहीं होती, अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जितना इतना टाइम बीतता है, आपको मोसाद वगैरह को भी पता लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ स्टोर्ड हैं। यू सी दैट प्रोसेस, इंटेलिजेंस गेम चल रही है साथ साथ। तो कितनी डेप्थ के अंदर मिसाइल्स आपकी हैं, क्योंकि आपके पास ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स होते हैं, उनको एक खास डेप्थ तक जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते। इफ़ यू आर डग इन कम्प्लीटली देन यू आर प्रॉब्ली कम्प्लीटली सेफ। तो ये सिनेरियोज हैं। इस वक्त ऑब्जेक्टिवली देखें तो यू आस्क मी, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट सर्वाइवेबिलिटी कितनी है और कितना क्वांटम है। जो पता है वो है लीडरशिप का, बिकॉज आई बीन टू ईरान, आई हैव सीन दोज पीपल। मैंने 8 साल तक उन्होंने ईरान इराक वॉर देखी है। वहाँ पर इमाम खोमेनी का जो मौजूलियम है उसके पास में एक सिमिट्री है, बहेश्त ज़ारा करके। मैं वहाँ गया हूँ, मीलों तक वो सिमिट्री है, लोग आते हैं। कितने लोग मरे थे वो 8 ईयर जो सद्दाम हुसैन के साथ वॉर हुई थी, सून आफ्टर रेवोल्यूशन 80 to 88। तो कैपेसिटी, अब अगर आप एयरपोर्ट से होटल लेते हैं, चांस ये होगा कि आपका टैक्सी ड्राइवर का एक लिम्ब नहीं होगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो तब की बात है, उसके जो असर आज तक दिखते हैं। सो दे नो सफरिंग, और वो फिर शिया डॉक्ट्रिन में चली जाती है। सो वी नो दैट। तो कैपेसिटी ऑफ ईरानियन लीडरशिप टू विथस्टैंड, उसमें कोई शक नहीं है, राइट। और अब बल्कि अगर हम देखें तो IRGC के जो कंप्लीट बैटल हार्ट लोग हैं, दे आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो कैपेसिटी टू टेक सफरिंग, टू टेक सेटबैक्स, गो बैक, और तैयारी, ये सब बिल्कुल रिजीम वॉज मेंट फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, उसमें शक नहीं है। जो एक दूसरी बात थी, जो इजराइल और अमेरिकन्स की एजम्पशन थी कि भाई आप डिकैपिटेशन स्ट्राइक करोगे या आयतुल्लाह खामेनी को हटाओगे तो पॉपुलर रिवोल्ट हो जाएगा, दैट इज़ ए कंप्लीट मिथ। क्योंकि मैं जब खुद वहाँ जाता था, बहुत से लोग जो थे वो खफा थे रेजिम से। लॉट ऑफ विमेन वर अनहैप्पी, नॉट इन जो जिस तरह से दिखाया जाता है वेस्टर्न मीडिया में, बिकॉज विमेन की एम्प्लॉयमेंट बहुत है ईरान में। अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो रिसेप्शन पे आपको दिखेंगी औरतें, खातून वहाँ पर, क्योंकि सिर्फ एक हेडस्कार्फ होगा, बाकी दे आर फंक्शनिंग। ड्राइविंग वो कर रही हैं। अब डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह में विमेन आर ऑल ओवर। ये सऊदी अरेबिया वाला वो मॉडल रहा ही नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स एक ड्रेस कोड है जिसके अगेंस्ट रिजेंटमेंट वगैरह रही है, लेकिन वो क्रिटिकल रिजेंटमेंट नहीं है कि रेजिम को हटा दो। दे वांट रिफॉर्म्स विद इन द सिस्टम, दे डोंट वांट टू थ्रो आउट द सिस्टम। और वही हुआ है। अब क्या हुआ है कि सारी पॉपुलेशन जो नाराज भी थी हार्डलाइनर्स के साथ, वो सब जुड़ गई है। दे आर कंसोलिडेट। सो लीडरशिप इज वन, पीपल आर वन, जज्बा है, आइडियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन है, मिलिट्री प्रिपरेशन है। हाउ कैन यू डिफीट देम? तो इसलिए अब सिर्फ एक एलिमेंट है, लास्टिंग पावर। वेपनरी कितनी है, प्रिपेयर किया है आपने, बट दूसरे भी आपको इजराइलीज को हल्के में नहीं लेना है। दे आर ऑल्सो लुकिंग एट कहाँ पर आपके पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी हैं। आपकी उस तरह से नेवी नहीं है, बट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ए एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। अब गोरिल्ला वॉरफेयर हमने देखी चाइना में, चेयरमैन माओ वगैरह के टाइम पे एक वो फेज था। ये अलग तरह की गोरिल्ला वॉरफेयर है, इट्स ए वेरी हाइब्रिड वॉर। अब ये 21st सेंचुरी की एक तरह से गोरिल्ला वॉरफेयर है, जिसमें ईरान का मॉडल जो है वो सामने आ रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज ए ऑब्जर्वर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज वेल कि ये किस तरफ जाएगी। लेकिन कमिंग बैक, देयर आर सम एरियाज वी डोंट नो, लेकिन ओवरऑल द कार्ड्स आर विद ईरान एंड इट इज़ ऑन ए डोमिनेंट पोजिशन। जी, ये बिल्कुल, ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि एसिमेट्रिकल जो वॉर है उसका एक तरह से मॉडल
पूरी दुनिया को ईरान ने दिया है कि कैसे जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जिनके आगे ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो एक तरह से सरेंडर करती हुई नज़र आती थी, उसको एक ऐसे कंट्री ने जिसके ऊपर 40 साल से सेंक्शंस लगे, जिसका बिल्कुल कट ऑफ दूसरे तमाम हम कहें कि दुनिया से रहा, और एक उन्होंने अपना एक निज़ाम, एक सिस्टम उन्होंने पूरा क्रिएट किया, और वो दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए वो सिस्टम कितना कामयाब है और किस तरह से उन वर्ल्ड पावर से वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो जब 28 फरवरी को वॉर शुरू हुई थी और एक महीने के बाद द सिनेरियो, द पर्सपेक्टिव, द नैरेटिव अराउंड ईरान हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। और ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो ये सब बातें जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है अतुल जी कि क्या अभी आपको क्या लग रहा है कि ईरान के पास तरकश में और कितने तीर बाकी हैं? क्योंकि आप देखें कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल कर रखा है। वो जिस तरह से जीसीसी में स्ट्रेटेजिकली जो अटैक कर रहे हैं वो भी उनके बहुत कामयाब हैं। इजराइल में जो अटैक किए जा रहे हैं वो भी बहुत कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है बाब अल मंदब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो केबल्स बिछी हुई हैं, अगर वहाँ पर माइंस लगा दी तो पूरी दुनिया का 25% ऑफ द इंटरनेट विल सफ़र। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इस वॉर में और कौन सी ऐसी हिडन या तरकश में और कितने तीर हैं ईरान के जो बाकी हैं विच द वर्ल्ड डज नॉट नो? नहीं, दे नो बट दे आर नॉट बीन एक्सरसाइज्ड। देखिए, केबल्स वगैरह की बात पता है। प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र का जो सामान है, केमिकल्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं। सो अराउंड सितंबर अक्टूबर उसकी फूड सिक्योरिटी आएगी। हीलियम जाती है। हीलियम किस में यूज़ होगी? एआई प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में। दवाइयों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा यहाँ से जा रहा है। तो ये तो बाकी और एक ऑप्शन क्या है? मुझे लगता है ईरानियंस हेसिटेट करेंगे, हालांकि दैट इज़ द अल्टीमेट। इफ अगर एग्जिस्टेंशियल इशू आता है तब आता है डीसेलिनाइजेशन प्लांट्स, पानी का इशू। अब अगर हम देखें गल्फ से जो एक बड़ी पाइपलाइन जा रही है 500 किलोमीटर की, सऊदी अरेबिया की वाटर पाइपलाइन ईस्ट कोस्ट से जा रही है, पर्शियन गल्फ के कोस्ट से। अगर आप उसको हिट करते हैं और डेजर्ट एरिया है, देन सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट। उसी तरह से कुवैत में है, उसी तरह से यूएई में है, सब रेंज में है ईरान के। जो ट्रंप अब धमकी दे रहे हैं ना, विल ऑब्लिटरेट, विल बी ए मैसिव अटैक ऑन यू, वो ये तभी एक्सरसाइज होगी ये ऑप्शन अगर आप ईरान के जैसे तेल के भंडार, यू गॉट दिस गैस वेल्स, असलिया, ये साउथ पार्स वगैरह, अगर इसको आपने एक तरह से अटैक किया, या ईरान के चशम आइलैंड के ऊपर भी डीसेलिनाइजेशन प्लांट्स हैं, अगर ईरान के सर्वाइवल के लिए आपने किया। अब अगर पैटर्न देख के बुशरा जी, तो ईरान पहल नहीं कर रहा, लेकिन वो आई फॉर आई पे भी है कि जैसे ही आप अटैक करोगे मैं काउंटर अटैक करूंगा। तो ये मॉरल जस्टिफिकेशन से हो रहा है, राइट? तो लेकिन अगर ईरान के पावर प्लांट्स, ऑयल वेल्स, डीसेलिनाइजेशन प्लांट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता है, तो एक जो तरकश में तीर है वो डीसेलिनाइजेशन प्लांट्स का है। माइग्रेशंस, यू कैन इमेजिन क्या उससे हाहाकार मच सकती है अगर वो उस लेवल पे गए। तो वो एक है। आई हैव स्टडीड ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड आई एम 100% श्योर इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लेकिन बॉम्ब नहीं है। सो वो ऑप्शन नहीं है ईरान के पास। ये प्रॉब्लम आती है एग्जिस्टेंशियल। अगर इजराइल इस पे पहल करने की कोशिश करता है, देन व्हाट विल ईरान डू? और वो उस लेवल ऑफ एस्केलेशन पे हम बुशरा जी अभी गए नहीं हैं। बट व्हाट आई फियर इज दैट न्यूक्लियर एलिमेंट कमिंग इन, और अगर आता है या उसके अंदेशे आते हैं, फिर रूस, चीन, न्यूक्लियर वेपन पार्स, ये क्या करेंगे? विल दे अलाउ इट टू हैपन, और विल देयर बी अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला गिवन टू ईरान बाय रशिया? वो एक सिनेरियो इज फार अवे, मे नॉट इवन कम। लेकिन अगर हम उसको एंड तक सोचें, फाइनल एनालिसिस में ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स एक तरह से स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन लैडर पे जाएं, तो उस लैडर के ऊपर भी मुझे लगता है कि देन वी हैव टू लुक एट द ट्रैक बिटवीन ईरान एंड रशिया, कि उधर क्या हो रहा है। चाइना नहीं आएगा बीच में। आई नो चाइनीज़ विल, आप उसको सपोर्ट करेंगे, मशीनरी दे देंगे, वो सब कर देंगे, लेकिन अपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड या इस तरह का काम ये रशिया कर सकता है, ये चाइना नहीं करेगा। चाइना बैकअप कर सकता है, रशिया को पीछे से सपोर्ट कर सकता है, बट फ्रंट पे नहीं आएगा।
ये वो कैरेक्टर है और वो उनकी अपनी प्लान्स हैं, जी, उनको ताइवान मैं देखना न्यूक्लियर पे है। आऊंगी, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बात जो आपने कही है रशिया और चाइना की जो आपने बात कही है, क्योंकि आप चाइना में 6 साल आप रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन एंड आउट यू नो हाउ दे ऑपरेट और क्या उनका इस पूरी वॉर में क्या उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं न्यूक्लियर पे आऊंगी क्योंकि जिस तरह से यूएन के एक डिप्लोमेट ने रिजिग्नेशन दिया है उसके बारे में बात हो रही है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कम टू दैट पॉइंट। बट मैं पहले रशिया और चाइना की बात करना चाहती हूँ। जब भी ईरान की बात हो रही है उसमें लोग एक सांस में चाइना और रशिया का भी नाम ले रहे हैं। क्या वाकई में वो इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर अभी साबित हो रहे हैं ईरान के साथ? क्या वाकई में जो प्रिसिशन से जिस तरह से अटैक ईरान कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि चाइना की बैकिंग है? क्या एम्यूनिशन वेपन क्या रशिया प्रोवाइड कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट रशिया एंड चाइना इन दिस वॉर? या फिर ईरान को एक तरह से कम आंकते हुए उनको जब एक्सपर्ट बात करते हैं, क्या ज़्यादा उनको हाई पेडिस्टल पर रखते हैं? ओके, लेट्स टेक वन बाय वन। हम देखते हैं चाइना की बात। अब चाइना और ईरान का रिलेशनशिप सैंक्शंस में क्या था? देखिए, प्रॉब्लम थी चाइनीज़ कंपनीज को, क्योंकि अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता था, तो खुलेआम इतनी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट गई नहीं है ईरान के अंदर। प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल हुआ है, क्रूड के रिजर्व्स जो उनके भंडार हैं उसको चाइना ने खरीदा है बहुत बड़े पैमाने पे, बट इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं गई चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज चाइनीज़ वाज स्केयर्ड, यार अगर हम इनको यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और फिर अमेरिका पे नहीं कर सकते इन्वेस्ट, तो हमको इस वक्त अमेरिका को नाराज़ नहीं करना है ईरान के कारण, तो वो इन्वेस्टमेंट कम गई, लेकिन बड़ी क्रिटिकल एरियाज़ में गई हैं। एक तो है आपका जो फाइबर ऑप्टिक केबल है जिससे सारा इंटरनेट चल रहा है वहाँ का, वो हुआवे को मिला था, कंट्री वाइड हुआवे ने वहाँ लगा दिया, ये जंग से पहले। दूसरा, उनकी एक और कंपनी है ZTE, स्विच बोर्ड, राउटर्स, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में ZTE, और इन्होंने दोनों ने काम किया। जो प्रिपरेशन फेज था एक तरह से वो ओपनली किया। फिर हैं कुछ कंपनीज, अगर आप देखेंगे हांगकांग में और शेंजन में, शेंजन इज़ देयर हाईटेक कैपिटल इन अ वे, और वहाँ पर बहुत सी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, राइट? उनके नाम मैंने पर्सनल रिसर्च कर रहा था तो काफ़ी वो इंटरेस्टिंग नाम निकले, इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो रेड इट आउट टू यू। तो ये कंपनीज ने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे जो कन्वेंशनल चिप्स होते हैं ना वो इंपोर्ट किए हैं अमेरिका से, और फिर जो है उनको एक्सपोर्ट कर दिया है ईरान को। अब ईरान ने उसका कैसे इस्तेमाल किया, अपनी मिसाइल्स में किया, ड्रोन्स में किया, कैसे किया वी डोंट नो दैट, बट आई सस्पेक्ट वो वैसे उस तरह से किया होगा। फिर एक बहुत दिलचस्प तरीका है, सैंक्शंस जब आप पे लगती हैं तो आप अलग अलग तरीके सर्वाइवल के निकालते हैं। आप सिंपल चीज़ें, लैपटॉप में बहुत सारे चिप्स जाते हैं। अब लैपटॉप्स की एक्सपोर्ट के ऊपर कोई बैन नहीं है, तो एक तरह से चाइना से बहुत सारे लैपटॉप एक्सपोर्ट हुए हैं ईरान। अब ईरान ने उसमें कैनिबलाइज करके निकाले हैं, और जो अपने ड्रोन्स और उसमें, यू कांट रूल दैट आउट। तो डायरेक्टली चाइना की सपोर्ट वैसे नहीं रही है, बट इनडायरेक्टली ये रहा है। तीसरी बात है, ये बेडू सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे हमारा GPS है, अगर आप कार चलाते हैं तो आपको गूगल मैप्स मिलते हैं, वैसे बेडू एक सिस्टम है चाइनीज का। आई डोंट नो, ये रिपोर्ट्स में देखा कि बेडू नेविगेशन सिस्टम जो है वो हेल्प कर रहा है ईरानियंस को। इट्स पॉसिबल कि चाइनीज़ की उस तरह से सपोर्ट है, विच विल कंटिन्यू। आप अनलेस उनकी सैटेलाइट मार गिराएंगे तब तक वो सैटेलाइट काम करेगी और इनको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, लोकेशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी चीज़ कहाँ है। ये चाइनीज़ कैरेक्टर में है, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड या हथियार दे देना ये नहीं करेंगे चाइनीज। सो दैट इंडायरेक्ट, बट इट्स इंपॉर्टेंट चाइनीज़ रोल। रशियन रोल, रशिया और ईरान के बीच में ऑलरेडी एक समझौता हो चुका है, डिफेंस पैक्ट। इट इज़ नॉट लाइक जैसे सऊदी और पाकिस्तान में हो कि अपने ट्रूप्स भेजोगे, बट एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जिसके अंदर S-300 मिसाइल्स गई हैं, S-400 भी शायद गई हैं, हार्ड टू कंफर्म बट शायद गई हैं, बिकॉज जो एयरक्राफ्ट हैं, हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं, जिसमें आप सामान पहुंचा सकते हैं, उनकी लैंडिंग्स हुई हैं ईरान के अंदर। सो रशियन सपोर्ट हैज़ बीन देयर, इट हैज़ बीन मटेरियल सपोर्ट, और वो पहले से, वो पिछले साल की अटैक्स के पहले के, वो डेटर करने के लिए, अटैक्स के लिए वो समझौते हुए हैं। अब स्थिति आती है बुशरा जी, विच वी गो टू द नेक्स्ट लेवल। ईरान भी बड़ा प्राउड कंट्री है, दे विल नॉट से कि भी आप हमें प्रोटेक्शन दो।
ये एक खासियत वहाँ की है कि वो, और रशिया के साथ भी दे गो बैक टू द हिस्ट्री। जब वर्ल्ड वॉर 2 में 1942 में स्टालिन की फोर्सेस ईरान में घुसी थी एज विद अलाइड ट्रूप्स, तो वो उनकी मेमोरी, ईरानियन की मेमोरी में है वो सोवियत यूनियन का वो फेज 40s का। दे डोंट फॉरगेट थिंग्स इजीली। लेकिन अब बात और स्थिति पे आती है। अगर इंटेलिजेंस मिलती है, ये शायद ईरान को ना मिले और शायद रशियंस को मिले क्योंकि कैपेबिलिटी ज़्यादा है, कि भाई इजराइल जो है न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जा रहा है, बिकॉज दे आर डेस्परेट, एवरीथिंग इज गॉन नाउ, और सेकंड स्ट्राइक हो नहीं पाएगी, ईरान के पास है नहीं, तो स्ट्राइक करने के टाइम पे है। आई थिंक दैट्स अ टाइम व्हेन रशियंस एंड ईरानियंस विल कम इन, रशियंस विल कम टू सपोर्ट ऑफ ईरान के मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देता हूँ, और ये अमेरिकन को बता दिया जाएगा कि अगर स्ट्राइक हुई तो काउंटर स्ट्राइक हम करेंगे। फिर लिटिल डिफिकल्ट फॉर रशियंस टू डू इट ऑल्सो, बिकॉज एक और कॉम्प्लेक्सिटी है कि रशियन जूस बहुत सारे चले गए हैं 80s, लेट 80s में बहुत सारे लोग रशिया से जस्ट बिफोर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन वो वहाँ गए हैं। सो दे डोंट वांट टू डू अ स्ट्राइक लाइक दैट। ये हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस। लेकिन ईरान को बचाना, शायद उस पर अब कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान अगर गिर गया, यहाँ रेजीम चेंज होगी, फिर रशिया एक्सपोज होता है, पूरा यूरेशिया एक्सपोज हो जाता है। फिर रेजीम चेंज का जो कैरावान है, जो शुरू हुआ यूगोस्लाविया से, गया मिडल ईस्ट में, और अब सीरिया और फिर ईरान, वो जाएगा चीन और रूस के डायरेक्शन में ही। सो दे डोंट वांट ईरान टू फॉल, इट इज़ देयर फर्स्ट डिफेंस लाइन। तो so therefore the Russians have a strategic motivation to support Iran. Already सीरिया गिर गया है, जो फर्स्ट डिफेंस लाइन थी वो सेकंड डिफेंस लाइन पे आ गए हैं, इसको वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जो है, जो लोग कहते हैं कि रशियंस कुछ नहीं करेंगे, मैं उनसे डिफर करता हूँ। मुझे लगता है कि ये रशिया के लिए भी क्रिटिकल है, ये ईरान में रेजिम सर्वाइवल, एंड देयरफॉर दे विल गो ऑल आउट। और अगर वहाँ पर न्यूक्लियर डायमेंशन आता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ रशियंस एक्ट एंड डेटर दैट। गैप आएगा, डेटर के बाद यूजेज आता है, बट डेटर पे ही रुक जाएगी बात। लेकिन वो साइकिल शुरू हो सकता है, पहल ईरान से नहीं होगी, पहल इजराइल से होगी। जो शुरू में हमने बात की, या तो इजराइल में पॉज आएगा, ये सोचेंगे ट्रंप के साथ मिलके यार अभी हम नहीं करते, क्वाइट पॉसिबल, या एक वो मेसियानिक वाली आइडियोलॉजी लेके भाई दिस आर एंड टाइम्स, क्योंकि वो भी बड़ी खतरनाक आइडियोलॉजी चल रही है और दोनों तरफ चल रही है कि भाई नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर तो मसीहा का आना, यहाँ पर शिया 12 स्कूल का आ जाता है ईरान में कि हिडन इमाम विल कम, वो वहाँ पर इजराइल में यही चीज़ है कि उनको अब यू नो द सेकंड कमिंग ऑफ आई एम फॉरगेटिंग द नेम, यशोवा और सम नेम दे हैव इट। तो ये सारा कुछ, फिर देन यू गो इनटू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फेज, एंड फिर आपका न्यूक्लियर वगैरह आ जाता है। बट रैशनली आई डोंट थिंक दैट शुड बी द kind of a situation we will reach. So बहुत इंटरेस्टिंग जाहिर सी बात है ये पूरा जो आपने सिनेरियो बताया है। मेरा सवाल अब ये है अतुल जी अब आपसे कि हम जब इस सारे सिनेरियो की जब हम बात कर रहे हैं और जब हम न्यूक्लियर अटैक की बात करें, जाहिर सी बात है कि वो आखिरी स्टेप होगा। लेकिन अगर मोहम्मद सफ़ा जैसे जो कि यूएन में काम कर रहे हैं डिप्लोमेट, अगर वो रिज़ाइन करें, वो पेपर उसको लीक करें और वो ये कहें कि यूएन इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो कितना डेंजरस आप इसको मानते हैं? क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि 2-3 दिन में हम वॉर को ख़त्म कर रहे हैं, बट अदरवाइज वो बूट्स ऑन ग्राउंड की भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपने ट्रूप्स वहाँ पर भेज रहे हैं, एंड ऑल्सो फ्रस्ट्रेशन में या लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यूजिंग द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। क्या आपको ये लग रहा है कि ये एक लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है? क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि इजराइल भी इसको उसी तरह से सोच रहा है कि 2.5 साल से ज़्यादा जो गज़ा में उसने किया, लेबनान और सीरिया में उसने मोर्चा खोला ही हुआ है, बड़े पैमाने पर नुकसान उसका इजराइल में हो ही गया है, ईरान में उसने 1 महीने से ज़्यादा से वो लड़ रहा है। अब उसको लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल वॉर, जो उसका वो है थर्ड टेम्पल के बारे में जो बात करता है, या फिर जो ग्रेटर इसराइल के बारे में वो बात करता है। क्या आपको लग रहा है कि दिस वॉर कैन गो टूवर्ड्स दैट टू? देखिए, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग इट आई एम श्योर फ्रॉम द इजरायली साइड वो चली गई होगी, ठीक है, और उसके अंदर आइडियोलॉजी हम फ्यूज़ करके देखते हैं, जो वाई इट कैन बी लेजिटिमाइज्ड, वो बात भी हो रही है। लेकिन
इसमें एक बड़ी एजम्पशन है बुशरा जी। एजम्पशन ये है कि काउंटर स्ट्राइक हम पे नहीं होगी, राइट? और काउंटर स्ट्राइक क्यों नहीं होगी? बिकॉज इजराइल को पूरी तरह से पता है कि ईरान के पास बॉम्ब नहीं है, ना डिलीवरी सिस्टम में भी 2000 किलोमीटर की मिसाइल्स हैं, सो डिलीवरी सिस्टम में भी, बट द मेन वॉर हेड इज़ नॉट देयर। और ये पूरी तरह से ये जो एनरिचमेंट हुई है उसके रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ वेरी क्विकली कि 2007 में नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स आए थे यूएस की तरफ से। इट्स ए कंपाइलेशन ऑफ रिपोर्ट्स, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एकजुट होकर एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाती है। These are called नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स। 2007 की बात है जब उनका आया था एनआईई की रिपोर्ट, वो ये थी कि 2003 में ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर एलिमेंट था ना, न्यूक्लियर बॉम्ब एलिमेंट बंद कर दिया था। 2003 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2003 में सद्दाम हुसैन की रेजीम टॉपल हो गई, इसलिए तब उसके बाद ईरान को कोई खतरा नहीं रहा और इसलिए तब से वो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ख़त्म और वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ थे। उसके बाद जो है आयतुल्ला खामेनी का ये फतवा आया और वो रिलीजियस टर्म से कहा गया कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी, पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बॉम्ब या अटैक नहीं करेंगे। तो ये रिस्ट्रेंट्स रहे हैं, इजराइल नोज दिस। अब अगर इसके घटनाक्रम के बाद बदलें विद IRGC कमिंग इन, वो पॉसिबिलिटी है, उसको मैं रूल आउट नहीं करता। एंड खामेनी इज़ नॉट इन द इक्वेशन। अब हिज सन मुश्तबा खामेनी, उनकी क्या मंशा है, IRGC की क्या है, वी डोंट नो दैट, इट्स इम्पॉन्डरेबल। लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज अब ईरान उसको अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आफ्टर दिस वॉर रिवाइव करे, वेपन प्रोग्राम को, लेकिन अभी तक नहीं है। इसलिए इजराइल को ये है कि अगर आप अटैक करते हो तो काउंटर स्ट्राइक नहीं होगी। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ सकती है और वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, इसमें आएगी रशिया की इशू। और अगर ईरान में तबाह होता है देन इट्स अ ह्यूज इशू फॉर रशिया, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। ब्रेजिंस्की ने एक किताब लिखी थी ग्रैंड चेस बोर्ड, अमेजिंग बुक। उसने पिवटल स्टेट्स की कुछ बात की थी और दो पिवटल स्टेट्स की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ईरान क्योंकि उसकी ज्योग्राफी की वजह से, और दूसरा यूक्रेन। पिवटल स्टेट्स के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ रशिया भी जानता है और ईरान की ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल साथ में है, यूरेशिया की हार्टलैंड के साथ में ईरान जा रहा है, राइट? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो रशिया के बाद इट कम्स कैस्पियन सी, वो पार करके फिर ईरान, बंदर अब्बास एंड देन यू आर देयर टूवर्ड्स मुंबई। ये इसलिए प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है रशिया की वहाँ से। तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा, लेकिन इसके पीछे प्लानिंग हो सकती है, वेरी मच सो। जो रेजिग्नेशन आया दैट्स द फर्स्ट बिग रेड फ्लैग वी हैव कि ऐसी कोई सोच चल रही है। बट इट्स गुड कि ये सामने आ रही है बात, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड ए न्यूक्लियर वॉर। ये अब होल वर्ल्ड हैज़ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये वॉर लोकलाइज्ड वॉर है ही नहीं। इसका जो इकोनॉमिक डायमेंशन है ग्लोबल है, और अगर इसमें न्यूक्लियर एलिमेंट आ रहा है तो सिक्योरिटी वाइज भी ग्लोबल है। सो द वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर दिस वॉर। इसीलिए ये वियतनाम वॉर से ज़्यादा इसके जो इम्प्लीकेशंस है इस वॉर के, इट्स मैसिव ये जो हो रहा है। 2-3 more questions, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं तो मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रही थी, उनका ये कहना था कि पहले अमेरिका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, वहाँ पर ऑफ कोर्स ब्लड बाथ और प्रिजनर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। उसके बाद एक सिंपैथी गेन करने के लिए वो अपने कुछ सोल्जर्स को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और पहले भी ऐसा किया जा चुका है। और उन्होंने ये कहा कि इस तरह से एक सिंपैथी जो है, जो अभी ज़्यादातर पॉपुलेशन अमेरिका की अगेंस्ट दिस वॉर है, और हमने देखा कि नो किंग्स जो जिस तरह की रैली निकली, 1 करोड़ के करीब लोग बाहर थे, तो वो एक सिंपैथी होगी कि देखिए इतना हॉस्टेजेस जो है बना लिया गया है, इतने लोग, इतने सोल्जर्स मर गए हैं, नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, अब हमें ईरान को ख़त्म करना है। तो वो ये सारा एक ग्राउंड बनाकर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। डू यू बाय दिस फैक्ट? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? और क्या, और फिर जो $200 बिलियन जो चाह रहे हैं कि मिले डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस से, क्या आपको लग रहा है कि इस सब के थ्रू ये सारी प्लानिंग जो है वो की जा रही है?
देखिए, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, जो आपने कहा कि आप ट्रूथ ऑन द ग्राउंड, आपको पता है अमेरिकन नो कि ब्लड बाथ होगा, बॉडी बैग्स जाएंगे। जब वो जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, हाउ टू रिट्रीव द बॉडीज, वो एक अलग मसला है। तो वो जो जब इस तरह का होगा तो आपके जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो राइज होंगे, अराउज होंगे। उसका क्या, किधर, हाउ, वेयर विल दैट गो? वो जो वियतनाम वॉर में हुआ था ना, ड्राफ्ट कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, दैट वाज अ क्रिटिकल मोमेंट। आप इस नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक फीलिंग में ड्राफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद भर्ती करना शुरू करेंगे, देन वी आर इनटू अ न्यू जोन, फिर वो एंडलेस वॉर की तरफ वो चला जाता है। उसमें न्यूक्लियर करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक कन्वेंशनल वॉर बिटवीन अमेरिकन्स एंड ईरानियंस, और वो एक नया साइकिल शुरू होता है इसमें। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब आइडियोलॉजिकली ट्रंप को जिताया किसने था? मेगा बेस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस इज टोटली अपोज टू एनी अदर वॉर। ये उसके लिए भी, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिक डिक्लाइन जो अमेरिका का हुआ है वो एंडलेस वॉर्स इज ए मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, और वो भी तगड़ा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि मुझे लगता है कि ये अब इंटरनल डायनामिक्स जो चल रहा है अमेरिका के अंदर, कि अभी ट्रंप इज़ फिनिश्ड, नया मेगा को एक नया चेहरा चाहिए। बल्कि एलेक्स जोन्स जैसे जो जिनका चैनल चलता है इन्फोवॉर्स, हार्ड कोर पिछले 10 साल से ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। कल की अपनी ब्रॉडकास्ट पे एलेक्स जोन्स सेज ट्रंप इज़ फिनिश्ड। ही टेक्स अ क्लोज अप व्यू ऑफ हिज फीट, स्वेलिंग है एंकल्स के ऊपर। ही सेज ही गॉट हार्ट प्रॉब्लम एंड ही इज बैबलिंग, he has lost it, his upper story is not functioning. एलेक्स जोन्स हार्डकोर मेगा सपोर्टर्स में से एक है, तो वो एक एंटी ट्रंप सेंटिमेंट ऑलरेडी जाग चुका है। तो अगर ऐसी स्थिति, अगर एक ड्राफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, मुझे लगता है कि somebody from mega base will say कि it's enough of this thing, enough of Trump, और फिर JD Vance, most probably JD Vance को up, because he is the main now representative, ट्रंप के बाद उनका ही नाम आ रहा है, उनको बनाओ और एक तरह से फिर एक फ्रेश इलेक्शन होगी। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी है कि ये बॉडी बैग्स वाला अपने लोगों को मरवा के और फिर सेंटिमेंट पैदा करके, आई थिंक एक और चीज़ हो गई है, ये ना वियतनाम वॉर वाली स्थिति नहीं है, ये सोशल मीडिया का एज है। यू नो, यो इंफॉर्मेशन फ्लो लोगों के पास बहुत आ रहा है। टू पुल इट ऑफ इन 21st सेंचुरी, यू नो 2026 में, क्योंकि कैरेक्टर ऑफ मीडिया हैज़ चेंज, तब टेलीविज़न आया था, यू नो, या वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स सब कुछ करते थे, न्यूज़ साइकिल वॉज वेरी स्लो। अब के टाइम पे विद दिस एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। मैं तो एक वो कोई चाइनीज़ एक प्रोफेसर हैं, वो रोज़ तकरीर कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग द सेम लैंग्वेज, यार ये इस तरह से होगा। सो अवेयरनेस है लोगों में कि भी ऐसा पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि अपने लोगों को मरवा के। So, but I doubt ये they can pull it off. So finally we come to the same old thing कि भाई Israel is the pivot here now. वहाँ पर अगर टूटती है अपनी आपकी will, तब जाके ये ख़त्म होता है जल्दी। Otherwise there are all these bad options and finally जो आपकी कहा ना that biblical scenarios जब आ जाते हैं, आप end times की बात करते हैं, फिर रिमोटली एक न्यूक्लियर एलिमेंट माइनस ऑल दिस ड्राफ्ट और वो सब, वो एक वी हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और डीपर स्टडी करना चाहिए इस जंग के जो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशनल एलिमेंट्स हैं, कोर, यू नो, सोल टचिंग जो इस तरह से आइडियोलॉजी होती है, उसको स्टडी करने, क्योंकि वो फैक्टर इन हो रहे हैं मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में और कंडक्ट ऑफ द वॉर। ये एक जोन है जो बिल्कुल आप देखिए, क्योंकि आर्मगेडॉन की बात की गई, आर्मगेडॉन की बात की गई, या फिर फाइनल वॉर की बात की जा रही है, मसाया की बात की जा रही है, या फिर कि इमाम मेहदी आएंगे, इसकी बात यहाँ ईरान में इसको करना। तो चारों तरफ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसको एक रिलीजियस वॉर के तरह से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। या तो दे आर आइडियोलॉजिकली थिंकिंग लाइक दैट, और दे वांट the people of their country to be emotionally attached with this war.
दैट इज़ ट्रू, बिकॉज अभी जो इसराइल के अंदर जो चेंज आया है ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये इसराइल वो नहीं है जिसमें yitzhak रेबिन, मोशे दयान, हु आर बेसिकली अश्केनाजीज, जो जूस आए थे यूरोप वगैरह से. ये कैरेक्टर पूरा ही चेंज हो गया है. नेतन्याहू का जो बेस है लिकुड का, ये अफ्रीका से, इन जगहों से लोग आए हैं, पूरी दुनिया से रशियन जूस आए हैं. फिर सेटलर्स आ गए हैं. सेटलर्स आर जो गाज़ा में हुआ बहुत सारा सेटलर्स ने किया है, और इजरायली आर्मी में आ गए हैं ये. सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इसराइल. ये 15 साल पहले या 20 साल पहले वाला इसराइल नहीं है. ये बेंगुरियन वाला इसराइल नहीं है. वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि 6 डे वॉर जब हुई थी इजिप्ट, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. ये भी एलिमेंट आई थिंक वी नीड टू स्टडी फर्दर कि भाई कौन, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज ड्राइविंग इसराइल, टुडेज इसराइल. नेतन्याहू के बेस के पीछे लोगों की सोच या आइडियोलॉजी क्या है, एंड फैक्टर दैट इन द एनालिसिस. एक शायद अलग सिनेरियोज उसमें फिर हमें नजर आते हैं. बिल्कुल. आप जीसीसी, इस पूरे सिनेरियो में आप जीसीसी को कहाँ देख रहे हैं? जो अमेरिकन बेसिस पर अटैक किया गया, कल भी अमेजोन के ऑफिस पर अटैक किया गया. ये कहा जा रहा है कि जो आईटी कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज हैं, क्योंकि वो भी इन वॉर में जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, कि उनको अटैक किया जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रिसाइज जिस तरह से लीडर्स की शहादत हो रही है ईरान में, वो जाहिर सी बात है जो एक कंपनीज हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं. तो वो 18 कंपनियों की लिस्ट जो उन्होंने जारी की है, जीसीसी को इस पूरे उसमें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो ट्रंप की स्पीच थी उसमें उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिया है और बहरीन का नाम लिया है. उन्होंने कहा है कि इनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे. सो व्हाई ओनली दीज 2 कंट्रीज ही हैज नेम्ड? और दूसरा, ये जीसीसी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से जो हेजेमनी है अमेरिका की, वो भी क्या यहाँ से खत्म होते या बेहद कमजोर होते आप देख रहे हैं? बिकॉज अमेरिका इज नॉट एबल टू उनको वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, और ये बात अलग अलग तरीके से जीसीसी कंट्रीज की तरफ से कही जा रही है. जीसीसी डिवाइडेड हाउस है, हमको कंट्री बाय कंट्री इसको देखना पड़ेगा. ओके. बहरीन की आपने बात की, 70% शिया पॉपुलेशन, रूल्ड बाय सुन्नी. ठीक है, एक तो ये फैक्टर है. बहुत सी रिजेंटमेंट है बहरीन में. मैंने 3 साल बिताया है. मैं यहाँ से, जब मैंने मिडल ईस्ट पोस्टिंग की तो मैं 3 साल वहाँ रहा हूँ. तो मैंने देखा है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर रिजेंटमेंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट. उनकी मिलिट्री सर्विस में शियाज को नहीं इंक्लूड करते, 70% पॉपुलेशन है. मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है, इट्स लाइक ए मिनी अपार्थाइड स्टेट. दूसरा, 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, पूरा एरिया के लिए पूरा नियंत्रण जो हो रहा है वो बहरीन से हो रहा है. इसीलिए सबसे पहले के जो अटैक, वो एरिया जुफेर करके एक एरिया है, और उसके वहाँ मिलिट्री बेस है बहुत बड़ा, और वो एक नर्व सेंटर है, इसलिए बहरीन उसकी वजह से भी इम्पोर्टेंट है. एक बड़ा थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है. अगर आप जाते हैं बहरीन का जो बॉर्डर सऊदी से लगता है, कॉजवे बनाया है उन्होंने, काफ़ी लंबा, आई थिंक अबाउट 15 किलोमीटर्स का कॉजवे है समुंदर के ऊपर, जो कनेक्ट कर रहा है सऊदी को. और एक तरफ से आप जाते हैं तो सबसे पहले, इट्स वेरी स्ट्रेंज, सबसे पहले आप मैकडोनल्ड देखते हैं बहरीन से जैसे निकलते हैं, और सऊदी साइड पे आते भी सबसे पहले मैकडोनल्ड है. दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट जो ईस्टर्न एरिया है सऊदी अरेबिया का, जो बहरीन से लगता है, अल खुबार, दमाम, ये ऑयल बेरिंग एरिया है. यहाँ पर डोमिनेंट पॉपुलेशन क्या है? शिया पॉपुलेशन है. इफ बहरीन फॉल्स टू ईरान, will Iran then go forward and take the eastern oil-bearing areas of Saudi Arabia? मतलब सऊदी अरेबिया का एक मेजर भंडार जो है, आगे जाके अरामको की रिफाइनरी वगैरह वो सब आ जाती है, वो रियाद, बट अल-खुबर, दमाम, यहाँ लोडिंग होती है शिप्स की, जो टैंकर्स की, एंड यहाँ पर रिजेंटमेंट रही है ये शिया पॉपुलेशन की. और अब क्या, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कॉजवे के बनने के बाद हो गई है दोनों एरियाज में. उदाहरण के तौर पे ये मैं कह रहा हूँ कि कई लोग जो हैं बहरीन में नौकरियाँ करते हैं, लेकिन वो शाम को निकल जाते हैं दमाम या अपने घरों पे, अल खुबर पे. सो इट्स दैट क्लोज. दैट मीन्स मेजर रीशफल ऑफ द ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर अगर बहरीन प्रोटेक्टेड ना रहा. राइट. ओमान जो है, आई थिंक ओमान इज़ क्वाइट सिंपैथेटिक टू ईरान. तो अगर हम एक पोस्ट वॉर सिनेरियो देखते हैं, मुझे लगता है 3 कंट्रीज, वन इज़ बहरीन, अदर इज़ कतर,
ओमान, ये ईरान के साथ इनका जाने का ज़्यादा है पॉसिबिलिटी, इस तरह से डिवाइड होगी वो। And how about और Iraq? इराक इज़ ऑलरेडी शिया। Yeah. इराक इज़ अमेजिंग बिकॉज इराक में तो वही है। इस वक्त क्या हो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग, आई थिंक जो स्कूल पे हमने हमला देखा था ना, जो शुरू में हुआ था गर्ल्स स्कूल पे वॉर के सेकंड डे पे या फर्स्ट डे पे, वो उसकी रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो गई है, दोबारा से बनना शुरू हो गया। कौन कर रहा है? ये इराकीज आए हैं, बिकॉज आयतुल्ला सिस्तानी जो नजफ में बैठते हैं, ही वॉज अप्रोच्ड बाय इराकी शियाज कि भाई हमें वो मदद करनी चाहिए, और वेट कर रहे थे ईरान का कि आप आर यू ओके विद दिस। तो वहाँ से लोग अब जाके वो स्कूल को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इराक में तो अलग ही, यू नो, इट्स अ डिफरेंट माइंड सेट। सो इराक इज़ वेरी वेरी क्लोज, और फिर वो शतल अरब वाटरवे है, एंड देन यू आर तो क्या दैट आप यू कह आर रहे इन हैं कुवैत। वहां से अमेरिकन ट्रूप्स कंप्लीटली वहां से चले गए? नेटो ने कहा था कि हमने वहां से हम हटा रहे हैं। इससे पहले तो पता भी नहीं था शायद लोगों को कि नेटो के ट्रूप्स भी वहां पर हैं। उन्होंने कहा वो हटा रहे हैं। 24 आवर्स का उन्होंने सीज फायर मांगा अमेरिका ने। और जिस तरह से इराक में जो हमला किया गया, जो उनकी एम्बेसी है, वो एम्बेसी ने एक तरह का महल, आप क्या समझे, जो मैंने देखा कि ऐसी भी एम्बेसी है कि एक महल की तरह है। और क्या आपको लग रहा है कि वहां से कंप्लीटली, क्योंकि ईरान ये कह रहा है, ईरान के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इराक हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन जीसीसी और पर्शियन गल्फ में जो अमेरिका के पूरे चंगुल से आजाद हुआ है। वो देखिए एम्बेसी पे अटैक हुए हैं, और बगदाद के साथ जो एयरपोर्ट है जहाँ पर ये रहे हैं अमेरिकन का बेस जो रहा है, वहाँ पर खूब बमबारी हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिकन हट के वहाँ से फिर जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ चले जाते हैं। तो हम जो होटल्स के अटैक कहते हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन यहाँ बेसिस छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। ईरानियंस कह रहे हैं कि ये पहला हो सकता है कि यहाँ से निकले। दूसरा जो बड़ा बेस है वो बगदाद से आपको कोई 6 घंटे के ड्राइव है, 6-7 घंटे की ड्राइव है बगदाद से वाया नजफ। फिर आप कुर्दिश एरियाज में आ जाते हैं, फिर अरबिल आ जाते हैं। अरबिल इज़ अनदर मेजर सेंटर, वहाँ भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त बमबारी चल रही है ईरानियंस की तरफ से। अब सवाल आता है, विल इराक इज बी द फर्स्ट, जो एक तरह से कोट अनकोट फ्रॉम ईरानियन पर्सपेक्टिव के भी लिबरेट हो गया? इट्स पॉसिबल। और क्योंकि इराक की फौज में भी वो पीएमएफ करके एक पैरामिलिट्री ग्रुप है, इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो अटैक्स हो रहे हैं ये ग्रुप कर रहा है। सी लेबनीज हिजबुल्लाह को आपने वीकन किया उधर लेबनन में, लेकिन उसी मंशा को लेके यहाँ पर लोग हैं इराक के अंदर हु आर डूइंग दिस अटैक्स, जो फिजिकल वहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर रीजनल की हम शुरू की बात करेंगे, जीसीसी प्लस इराक, तो ये शिफ्टिंग सैंड्स ऑलरेडी हैं। एक तरफ ये हो गया, फिर आगे आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, माय गट फीलिंग इन द एंड इज कि अमेरिकन्स भी अगर निकले वहाँ से, इस रीजन से, वैक्यूम भरने के लिए एक ईरान आएगा, और दूसरी तरफ से पॉसिबली इजराइल विल कम। इमेजिन ए सिचुएशन, बट यू नो इट्स नॉट एस इजी सेल फॉर द साउदीज टू हैव फॉर्मल मिलिट्री अलायंस विद द इजराइलीज एंड द जूज, जो उनका ग्लोबल इमेज है। और फिर यू नो द 2 होली मॉस्क आर इन सऊदी अरेबिया, के वो अफोर्ड कर सकता है, फिर और मुस्लिम उम्मा के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इट्स डिफ़िकल्ट फॉर दैम। बट मुझे लग रहा है कि वैक्यूम में अगर रजीम सर्वाइवल की बात होगी सऊदी अरेबिया में, तो फिर अब ईरान के तो बिटर एनिमीज़ हैं ही हैं। तो क्या आप उसका रुख करेंगे? इजराइल कैन कम एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दैट रीजन। आर वी लुकिंग एट दैट सिनेरियो? I don't rule out that kind of scenario with 2 American withdrawal and these 2 kind of regional superpowers coming in. Chinese playing a big role. India can play a very big role. There is no question about it. If we play our cards right, we should be there. Oil-bearing area है, energy security, historical ties है. I think we need to play a role, and we can play a role. Iran will be happy to have us to play a role in that kind of scenario. जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट, बिकॉज अगर हम देखते हैं जो बाहर के देश है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में जैसे आ रहे हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, रशिया है, तो चाइना ने अपने संबंध सबके साथ बना के रखे हुए हैं।
इसराइल के अंदर हाइफा पोर्ट चाइनीज़ रन कर रहे हैं। टेल अवीव मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट हो सकता है, उन्होंने बिड किया है, $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है, चाइनीज़ वहाँ पर। तो उन चाइनीज़ ने अपनी टांग इसराइल में फंसाई हुई है। सऊदी अरेबिया में यानबू की रिफाइनरी जो वो चाइनीज़ ने की हुई है। ईरान की रिकन्स्ट्रक्शन होगी तो चाइनीज़ कंपनीज आएंगी, राइट? सो चाइनीज़ विल प्ले दैट ब्रिज बिल्डिंग काइंड ऑफ रोल इन द रीजन वंस द अमेरिकन्स विड्रॉ। अर्दगान को आप इस पूरे उसमें कैसे देख रहे हैं, टर्की को? क्योंकि जी प्रोफेसर मरांडी जो है इन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि देखिए ये दिखाते हैं कि ये किस तरह से गाजा और फिलिस्तीन के इस इशू के साथ हैं। ये जायनिस्ट लॉबी, जायनिस्ट रिजीम, उसको भी जो कहना होता है वो कहते हैं अपनी जो आवाम है उसको खुश करने के लिए। इसके अलावा वो ईरान के साथ भी एक तरह से सिंपैथी कार्ड जो है वो खेलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। एंड ऑल्सो ही इज सेलिंग द ऑयल टू इजराइल। और किस तरह से उनके टाइज हैं इसराइल के साथ वो भी छिपे नहीं हैं, कैसे उनके मिलिट्री टाइज हैं वो भी छिपे नहीं हैं। सो जो लोग जब अर्दगान आए थे तो लोगों को लगता था कि ओ नाउ यू नो टर्की हैज चेंज कम्प्लीटली, ये अमेरिका के उससे निकल गए हैं, नाउ इट बी अ डिफरेंट टर्की। बट वी सीइंग कि ये तो शायद और ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये तो आप दोनों तरफ यू आर प्लेइंग। सो हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि लोग टर्की को बहुत उस तरह से देखते हैं कि यू नो जब ये कॉन्वर्जेशन होगी नेगोशिएशन की इस सब की, टर्की माइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सी टर्की इज इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकली, ब्रिज है एशिया और यूरोप के बीच में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पिवटल स्टेट, वो ब्रिटेन्स की वाली किताब याद आती है। तो एक वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। लेकिन ट्रस्ट लेवल विद अर्दोगन इज, आई थिंक एवरीबॉडी इज सीन थ्रू देम। मैं रशिया कई बार जाता हूँ, दे डोंट ट्रस्ट हिम, बट क्योंकि ज़रूरत है इसलिए रास्ता है उसके इनके साथ। फिर बात आती है सीरिया में, तो रिजीम चेंज कराने में टर्की का हाथ रहा है। ये जो बशार अल असद जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यू नो ये जुलानी वगैरह, ये सब टर्क्स का इनके साथ बहुत करीबी संबंध रहा है। तो टर्क्स का लेकिन वो हिस्टोरिक है कि भाई ओटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहते हैं, और मक्का एंड मदीना वो पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, तो वो उसको लिवरेज करने की कोशिश करते हैं। बट आई डोंट सी ईरान के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें देयर इज जीरो ट्रस्ट। वो मरांडी वाला इंटरव्यू मैंने भी देखा, ही इज नेम्ड दैट, ही सेड जो ये गए हैं ना टॉक्स के लिए, जिसमें इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और विच इज द फोर्थ, एक चौथी कंट्री जो है सऊदी अरब, Marandi is IRGC. I've met him on a number of occasions. I mean, he's a supporter of, he teaches in Tehran University. वो भी है क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे तेहरान यूनिवर्सिटी में ही हुई थी, उनके चैम्बर में कई साल पहले। लेकिन ही इज़ नोन टू बी वेरी क्लोज टू IRGC, राइट? तो मैं तो यही कहूँगा कि IRGC का व्यू है कि ये जितने भी ये लाइन से लगे हैं ना टॉक्स के लिए, ईरान हैज़ ज़ीरो ट्रस्ट टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम, टर्की इंक्लूडेड। और पाकिस्तान के ऊपर उनको, इधर टू कंट्रीज विच अंडरस्टैंड पाकिस्तान, रशियंस डोंट अनफॉर्चुनेटली, मैंने उनसे भी बात की इसके बारे में। ईरानियंस अंडरस्टैंड, द इंडियंस अंडरस्टैंड। ये डुप्लिसिटी, डबल गेम्स, मिलिट्री इधर जाएगी, सिविलियन का, द इंट्रिकेसीज ऑफ पाकिस्तान हम लोग जानते हैं, और ईरानियंस आर फुल्ली अवेयर ऑफ दिस। तो और वो भी उनको पता है कि इस वक्त, लेकिन आई मीन जस्ट अ थॉट, द रियल ट्रायंगुलेशन अगर कहें जो हो सकती है पोस्ट सिनेरियो, अफगानिस्तान, ईरान, ग्रेट रिलेशंस। हालांकि बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, बट तालिबान के साथ नो इश्यूज। ट्रायंगल इंडिया अफगानिस्तान, फैंटास्टिक। नाउ सो a triangulation of Afghanistan, India, Iran is something which has that potential. अब उसको एक्चुअल डिप्लोमेट्स जाके काम करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस जो मैं देख रहा हूँ वो एक ये ट्रायंगुलेशन बनने की पोस्ट वॉर सिनेरियो में है। वेदर वी इंटरनलाइज इट एंड सी इट दैट वे और नॉट, आई डोंट नो, बिकॉज ये पॉलिसी मेकर्स का काम है। एज ए स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट आई कैन ओनली सी दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल न्यू फॉर्मुलेशंस या अलायंसेस कहें या पार्टनरशिप्स कहें, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। Two last very quick questions. I know this is going very long, but you know I have a lot of questions and the conversation is going very interestingly ahead. भारत के रोल की मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगी कि भारत के रोल को आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? आप किस तरह का प्लेयर भारत को इस सब में देख रहे हैं? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि गैस की जिस तरह से पूरे देश में किल्लत है,
ऑयल प्राइसेस को लेकर जो बात की जा रही है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, लेकिन पूरे देश में जो हाल है, दिल्ली जैसे जहां मैं रहती हूँ इस कैपिटल में हम ये देख रहे हैं कि क्या हाल है, मजदूर यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है, खासतौर पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कि हम जिस तरह से जो सरकार जिस तरह से मोदी जी जिस तरह से इसराइल के साथ जाकर खड़े हुए, और ईरान हमारा ट्रेडिशनल दोस्त रहा, अगर हम ईरान के साथ रहते तो शायद ये परेशानी ना होती। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स पॉलिटिक्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जंग में आप हिंदुस्तान के रोल को कैसे देख रहे हैं? वी वांटेड टू बी अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन हम आइडियोलॉजिकली और दूसरी तरीके से हम खड़े नजर आते हैं ग्लोबल नॉर्थ के साथ, हम खड़े नजर आते हैं अमेरिका और इसराइल के साथ। और तो फिर कैसे, मतलब आपको लगता है कि पूरी तरीके से ये सारी चीजें एक कंफ्यूजन पैदा करती हैं, कोलैप्स होता हुआ आप इसको देखते हैं? और फिर जब लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि देखिए पाकिस्तान इज प्लेइंग सच एन इम्पोर्टेंट रोल नेगोशिएशन में, वो नेगोशिएशन में आगे बढ़ रहा है और भारत नहीं आ रहा है, और फिर जयशंकर कह रहे हैं कि उसको दलाल बोल रहे हैं पाकिस्तान को। देखो, एक तो लेट्स कीप द इमोशन आउट ऑफ इट, क्योंकि बहुत ये ऑब्जेक्टिवली इसको देखें क्या है। जी, इंडिया नीड्स इजराइल फॉर वेरियस रीजन, टेक्नोलॉजी वगैरह, डिफेंस इक्विपमेंट, वो एक ट्रैक है, ठीक है। लेकिन इक्वली इंडिया नीड्स ईरान, चाबहार पोर्ट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। वो कहाँ से जाएगा? वो ईरान से जाएगा, प्लस हिस्टोरिकल टाइज। वे आई थिंक वी इन दिस केस वी लॉस्ट द प्लॉट वाज वी समहाउ, हमारा जो बैलेंस रहना चाहिए था वो बैलेंस बिगड़ा। वो कहाँ पर बिगड़ा? आई वुड से इवन टू बी विद ओवर जेलसली विद नेतन्याहू, नोइंग कि यहाँ वॉर हो सकती थी, पॉसिबली अवॉइडेबल। लेकिन उसके बाद की जो बात हुई है, व्हेन खामेनी इज किल्ड, उसके बाद एज अ रिस्पॉन्सिबल पोल आप अपनी बात कहो कि दैट ए सॉवरेन लीडर ऑफ ए कंट्री which actually helped you, because if you see in the past, वो मैं जाना नहीं चाहता, बट खामेनी was your friend। जब बाबरी मस्जिद हुआ, किसने, रफसंजानी को किसने भेजा था यहाँ पर लखनऊ वगैरह में? नरसिम्हा राव के टाइम की बात है, आप कभी देखिए वो विजिट के बारे में। तो दे हैव बीन विद यू सॉलिडली। तो एक कंडेमनेशन ऑफ किलिंग ऑफ ए सॉवरेन कंट्रीज लीडर, वो एक ज़रूरी था एक तरह से करना। आई थिंक वी मिस द प्लॉट देयर, को बैलेंस उसमें बिगड़ा, क्योंकि सिर्फ वो छवि आ रही है कि जो नेतन्याहू के साथ हुआ, और यहाँ पर जो हमको ईरान की भी ज़रूरत है उसके साथ नहीं हो रहा। एंड आई थिंक एक सेकेंड पॉइंट वॉज, जब वो शिप जो कैडेट्स को लेके जा रहा था, जिसको टॉर्पीडो किया अमेरिकन ने, वी आर नॉट फिजिकली रिस्पॉन्सिबल, बट आई थिंक हमारे यहाँ से जा रहा था, एक उसकी कंडेमनेशन भी बनती थी। आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स, वो बैलेंस यहाँ पर बिगड़ा है। वी नीड टू रिस्टोर दैट बैलेंस। चाइनीज ऑल्सो डील विद द इसराइलीज, हमें भी डील करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट यू सी इट शुड नॉट बी द इसराइलीज ड्राइविंग आवर एजेंडा। कंट्रोल हमारे हाथ में, आप कितने कैलिब्रेट करोगे रिलेशनशिप। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको सबके साथ ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ये रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। एंड थर्ड फैक्टर आई थिंक इज़ अ कॉमन फैक्टर जो इंडिया ईरान को बाइंड कर सकता है, इज़ द पाकिस्तान फैक्टर। ये कॉमनैलिटी है, तो कोर्स करेक्शन की मुझे लगता है ज़रूरत है। जीरो सम गेम में जाने की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ ईरान के साथ या सिर्फ इसके साथ। गेट योर बैलेंस राइट बेस्ड ऑन योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। और उसके साथ जुड़ी है बुशरा जी तीसरी बात, मुझे लगता है कि एक कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट नहीं है इंडिया और ईरान का जो इनको स्टेबलाइज करे ये मोमेंट्री जो प्रॉब्लम्स आती है। एक टाइम पे क्योंकि शिपिंग की प्रॉब्लम आती थी, हमने पाइपलाइन की बात की ईरान से। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन का इशू आप छोड़ दीजिए, बिकॉज देन देयर इज अ जेन्युइन फियर कि भैया पाकिस्तान अदर डे स्टॉप्स इट तो आप क्या करोगे, यू कांट बी वल्नरेबल। लेकिन पाइपलाइन फ्रॉम ईरान टू ओमान, ओमान से अंडर सी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जिसने ये पूरी स्टडी की हुई है कि हाउ फ्रॉम ओमान अंडर सी आप निकाल के मुंबई तक निकाल सकते हो पाइपलाइन। सो देन यू हैव, फिर आपके हॉर्मोज में क्या हो, किधर हो, आपकी अगर पाइपलाइन आएगी राइट अप टू मुंबई एंड यू कैन एक्सटेंड इट। एक्चुअली उसकी एक्सटेंशन अब नॉर्थ ईस्ट तक कर सकते हैं, एंड
लिंक इट अप विद अदर, वो मैंने एक टाइम पे इंटरव्यू किया था इनको, व्हाट्स हिज नेम, रहीम, आजकल बहुत आ रहे हैं IRGC की यूनिफॉर्म पहन के। जी 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 जी, जो स्पोक्स पर्सन है उनके। नहीं, स्पोक्स पर्सन नहीं है वो, एक और है शख्स, रहीम मशाई, ओके ही सन इन लॉ ऑफ अहमदीनेजाद, जिनको मैंने बहुत साल पहले इंटरव्यू किया था। तो ही इन दैट इंटरव्यू टोल्ड मी कि आप ये पाइपलाइन करिए, हम एग्रीएबल हैं पाकिस्तान को बाईपास करें, बट ही सेड कि उस हिज आइडिया वाज ग्रैंडर। ही कहते कि आप इंडिया से लेके उसको चाइना तक कनेक्ट कर दो, लेट चाइना बी द एंड यूजर। ही वाज सेइंग समथिंग लाइक दैट। मैं बात कर रहा हूँ बहुत साल पहले की, जी 2006-7 की। तो बट आई डू थिंक दैट एक एंकर देने की ज़रूरत है इंडिया ईरान रिलेशनशिप को, वाइल यू बैलेंस इट विद एवरीबॉडी एल्स, लेकिन एक एंकरेज नहीं है हमारे पास। तो अगर ये वॉर ख़त्म होती है और दीज टू वेक्टर्स, वन इज़ द पाकिस्तान वेक्टर, अदर इज़ द एनर्जी सिक्योरिटी वेक्टर, आप ईरान से एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप वाई इज इट दैट ईरानियंस डिस्पाइट ऑल दैट हैव नॉट टर्न्ड अगेंस्ट यू? हमारे शिप्स आ रहे हैं हॉर्मुज़ के बीच में से, बिकॉज आई थिंक ईरानियंस हैव गॉट द पिक्चर कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया क्या है इन द लॉन्ग रन, एंड दे अंडरस्टैंड पाकिस्तान ऑल्सो विद प्रोपेगेंडा कैसे होगा। सो आई थिंक ये कोर्स करेक्शन करना ज़रूरी है और बैलेंस करना ज़रूरी है, और एक साइड पे वन साइडेड रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। So somewhere that needs correction. इस जो घटनाक्रम हुआ और है ये भी कि अमेरिका और ये सब डिक्टेट जो टर्म्स करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हमने ट्रेड डील के दौरान देखा या अभी जब ये वॉर शुरू हुई कि हाँ ठीक है, यू कैन बाय ऑयल फ्रॉम रशिया फॉर 30 डेज, और बार बार आकर ये कहा गया कि हमने अलाउ कर दिया है, हमने परमिशन दे दी है। तो आप एक सॉवरेन कंट्री को, उसकी डिग्निटी को सबके सामने आकर एक तरह से आप तार तार कर रहे हैं, और 140 करोड़ का देश, और उसके बाद इसको लेकर कोई कंडेमिनेशन नहीं होता, किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। तो ये तमाम सवाल तो ये पैदा हो ही रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी आखिर हमारी कहाँ जा रही है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकली हमें सामने नजर आ रहा है, और जिस तरह की बातें कही जाती है, निर्मला सीतारमण का राज्यसभा में आकर ये कहना कि नहीं रुपये पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तमाम चीजों को जो सामने नजर आ रही है उसको डिनाई कर देना, ये भी एक बड़ी बात है। आई एम नॉट कमिंग टू दैट क्योंकि आई जस्ट वांट टू ब्रीफली कमेंट ऑन दिस। आई थिंक ये जो ईरान वाला इशू है ना, दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम सीइंग दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट इन दिस इशू, राइट। इसके पहले जब टैरिफ हो रहा था, हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, और हमने यूरोपियन यूनियन से किया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे यूरोपियन यूनियन से के साथ किया, बार्गेनिंग पावर आई, तो ट्रम्प महाशय और अमेरिकन वर ऑनलाइन फॉर एग्रीमेंट, टैरिफ एग्रीमेंट विद अस। आई थॉट वी आर डूइंग ओके, बैलेंस कर रहे हो आप। तो तब तक मुझे कोई शिकायत नहीं है। और रशिया से भी अब ऑयल खरीद रहे थे, यू नो, डिस्पाइट एवरीथिंग। आपने स्लोली कम करना शुरू किया, बट अमेरिकन वर एट यू। तो एक तरह से मुझे लग रहा था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ये एक्सरसाइज हो रही है। यू सी, आई एम नॉट लुकिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल एंगल हियर, आई एम जस्ट लुकिंग एज एन इंडियन फॉर इंडिया। तो ये बैलेंस हो रहा था। लेकिन जब बात आ रही है ये ईरान इशू की, वो ये क्रिटिकली वर्ल्ड को डिफाइन करने वाला इशू है, एंड एज इंडियन आई थिंक वी शुड अलाइन आवरसेल्व्स, पोजिशन आवरसेल्व्स करेक्टली इन द राइट वे। वो पोजिशनिंग में कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, and there is no harm in admitting, yeah, we goofed up here, इसमें हमने ठीक नहीं किया, इसको हमको कोर्स करेक्शन करना है, you restart, you can। लेकिन इसको डिनाई या डिफाई या डिफेंड करना बियॉन्ड ए पॉइंट, आई थिंक इट्स नॉट, इट डजंट सर्व आवर इंटरेस्ट। तो इसलिए माय व्यू इज ओके। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन अतुल जी, कि 2-3 हफ्ते की जो बात कर रहे हैं ट्रंप, आपको क्या लग रहा है कि 2-3 हफ्ते में बड़ा अटैक व्हाट इट कुड बी? और लेबनान, और जब हम हुतीज़ की बात करते हैं, हिजबुल्ला और हुतीज़ की हम बात करते हैं, ईरान उनको अपना अलाय कहता है, प्रॉक्सी नहीं कहता। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उनके रोल को आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? क्योंकि बेरूत पे बहुत बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया, लेकिन जिस तरह से हिजबुल्ला को ये कहा गया था कि वो कम्प्लीटली बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन देखिए दे आर फाइटिंग बैक। हुतीज़ की बात, हुतीज़ ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है, और बाब अल मंदब जो है वो अक्सर कहते रहते हैं कि रेड सी को वो बंद कर देंगे, और ऐसा हुआ तो यूरोप पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, जो ऑलरेडी कर रहा है। तो इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? और जो नेटो कंट्रीज हैं, अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर
फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जो बिल्कुल एकदम लाए रहे हैं एकदम अमेरिका के साथ, वो आके कहते हैं कि दिस इज नॉट आवर वॉर, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट दिस। इसको ऐसे ही लिया जाए फेस वैल्यू पे, या आपको लग रहा है कि ये अपनी अपनी आवाम को दिखाने के लिए एंड दे आर मे बी कुकिंग अप समथिंग एल्स? कैन दे डेयर टू डू दैट इन फ्रंट ऑफ अमेरिका? सी 2-3 थिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हुतीज की, राइट? और सबसे क्रिटिकल जो लीवरेज ईरान के पास है दैट इज हुतीज, और हुती से बाब अल मंदाब। क्योंकि आपने अगर सुएज कैनाल रूट को ब्लॉक किया या पार्शियली ब्लॉक किया, देन अगेन ईरान होल गेम, क्योंकि प्रेशर इतना आएगा, ग्लोबल इकोनॉमी इतनी डाउन जाएगी कि अमेरिकन विल हैव टू। तो ये एक ऑप्शन मेरे को लगता है ये शॉर्ट टर्म में ही शुरू हो जाना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ लेकिन ये हो सकता है, पर ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात है हिजबुल्ला की। हिजबुल्ला को दे शुड नॉट हैव टेकन देम लाइटली। इतनी पनिशमेंट ली है, बिकॉज आई हैव सीन लेबनन, मैंने वहाँ पर 2006 की वॉर कवर की थी और हिजबुल्ला को आप क्लोज देखा था कि कैसे हाउ दे फाइट। दे आर एक्सट्रीमली मोटिवेटेड लॉट। तो वो भी क्योंकि वो ग्राउंड वॉरफेयर की तरफ जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रिटी फॉर इजराइल। तो एक तरह से वो फ्रंट भी वो कह रहे हैं कि लिटानी रिवर तक एक अपना एरिया बफर जोन बना लेंगे। मुझे डाउट है कि वो कर पाएंगे। हिजबुल्ला इज़ अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। यहाँ पर लोग उनको टेररिस्ट कहते, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्यूट मिसनोमर, बिकॉज सबसे ज़्यादा टेररिज्म को किसी ने फाइट किया, ये अल नुसरा फ्रंट वगैरह जो सीरिया में लोग आए थे, वो हिजबुल्ला ने किया था। सो आई थिंक देयर नीड टू बी कैटेगराइज डिफरेंटली। यहाँ हम सोच अलग होनी चाहिए। बट कमिंग टू फाइटिंग पोटेंशियल, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ रहा है। तो ये बेसिकली इंटैक्ट है। फिर आपने बात की यूरोप की या नेटो कंट्रीज़ की। आई डोंट थिंक जो सेंटिमेंट है इस वक्त, और एक्चुअली डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी जो वोटर्स की है ना यूके वगैरह में बदल चुकी है। आई डाउट स्टारमर कैन जस्ट बेस बदल गया है वहाँ के एमपीज़ के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन से एरियाज़ में, क्योंकि मेनली बिकॉज इस तरह की इमिग्रेशन वगैरह वहाँ हुई है। कम्प्लीटली डिफरेंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, और इसलिए आई डाउट वो कर सकते हैं। फ्रांस का तो ये रहा कि अब तो फ्रांस के प्रेसिडेंट की बुरी तरह से पर्सनल लेवल पे इंसल्ट हुई है, कल की जो बात हुई है। आई वेरी मच डाउट दैट द यूरोपियंस वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज यूरोपियंस को पता है कि अगर गए भी अंदर तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि पूरी तरह से अगेन गो बैक टू द सेम पॉइंट्स हमने पहले कहे। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियंस इसमें ज्वाइन करेंगे। एंड थर्ड एलिमेंट इज ट्रम्प फैक्टर। अगर कोई और होता तो शायद करते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंडिपेंडेंट एक वेक्टर है ट्रम्प। शैल वी गो विद हिम, दे विल वॉच के इंटरनल क्या चल रहा है अमेरिका के। सो आई डोंट सी देम ज्वाइनिंग द वॉर। सो फाइनल एनालिसिस में वही है कि या तो ट्रम्प जस्ट लीव्स अफगान स्टाइल एंड बेयर्स वॉट एवर कॉन्सिक्वेंसेज। अगर जूइश लॉबी को भी आपको नाराज करना हो, दैट इज पोलिटिकल सुसाइड, बट ही सेज लेट मी गेट आउट ऑफ इट। एक ट्रम्प कैन डू इट, बिकॉज हम सारी आर्गूमेंट्स रैशनल बिहेवियर पे कर रहे हैं। परहैप्स बहुत लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये रैशनल बिहेवियर होए, बट मोर लाइकली इज अ कंसेंसस एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इजराइल एंड यूएस के अभी हम निकलते हैं, बाद में देख लेंगे, विल सी व्हाट टू डू। तो वो विड्रॉल का भी एलिमेंट आई थिंक वो ज़्यादा है। और जो सबसे कम गुंजाइश है वो थर्ड पॉसिबिलिटी, आई विल नॉट रूल इट आउट, इज ये जो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली कर कि भी लेट्स सी। फिर उसमें उस साइकिल में चले जाते हैं बॉडी बैग्स के, नेशनलिज्म को बढ़ाने के, एक पूरा नया ही वर्टिकल आ सकता है। मेरे को लगता है ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आज की स्थिति में हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। और देखना होगा, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ से ये वॉर किस तरफ जा रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई पॉसिबिलिटी होती है, उसके बाद तो पूरा सिनेरियो इस वॉर का चेंज हो जाएगा। और आगे फिर क्या होता है, अमेरिका इसको कैसे लेता है, वहाँ के लोग कैसे लेते हैं, ईरान किस तरह से फाइट बैक करता है, वो सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसके साथ साथ डेंजरस भी होगा। मतलब इट्स नॉट अ मूवी दैट आई एम सेइंग दैट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि कैसे पूरा जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो किस तरह से चेंज होगा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अतुल जी। बहुत लंबा वक्त आपका लिया, बट इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू एंड इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर Same here. I enjoyed it thoroughly, Vishal ji.
Great. थैंक यू थैंक यू